देखिए अपने पिछले लेक्चर में इसमें जाना था ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इस पर ध्वनि के परावर्तन पर बेस दो फिनोमिना है, दो घटनाएं हैं। एक तो है इको साउंड प्रतिध्वनि और एक है रिवर्बिरेशन यानी अनुरणन। इन दोनों के बारे में, अनुरणन और प्रतिध्वनि, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहले अपन इसके अंदर पढ़ते हैं प्रतिध्वनि या इको साउंड। प्रतिध्वनि या इको साउंड, ये होता क्या है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली जो ध्वनि की पुनरावृत्ति है उसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। यानी ध्वनि टकरा करके वापस श्रोता के पास आ रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन उसका हो रहा है, यही फिनोमिना, यही घटना क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशंस को लिख लें कि प्रतिध्वनि है क्या। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि कहलाती है। ये लो, ये अपन ने इसकी एक सिंपल डेफिनेशन यहां इसकी लिख दी है, प्रतिध्वनि कहलाती है। और ध्यान रहे, कानों पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। यानी कि इसके लिए टाइम फ्रेम है कि कानों पर ध्वनि का प्रभाव कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड, कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। अब देखिएगा, अगर प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए वो अगर अपन ज्ञात करना चाहें तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज कीजिए ये दीवार है सामने, यहां ये कोई एक व्यक्ति है जो कि ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए मुझे दूरी निकालनी है कि कम से कम श्रोता और ध्वनि के जो परावर्तक पृष्ठ है उनके बीच न्यूनतम दूरी कितनी हो कि अपन को प्रतिध्वनि आसानी से सुनाई दे सके। तो देखिएगा, यहां से अगर इसने किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न करी है और ये ध्वनि तरंग हो गई है, अब ये इससे पृष्ठ से परावर्तित होकर के वापिस ये आ रही है। तो ध्यान रहे, मैंने मान लिया कि डिस्टेंस क्या है? डी है। डी डिस्टेंस तक जाती है और डी डिस्टेंस क्या होती है? ये वापस आती है ध्वनि तरंग। यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? 2D हो गई। अब अपन अच्छे से जानते हैं कि ध्वनि की चाल, देखो ध्वनि की चाल ध्वनि के ताप, ये वायु के ताप पर भी निर्भर करती है, वातावरण के ताप पर निर्भर करती है। इसीलिए अपन ध्वनि की चाल को 320 मीटर पर सेकंड भी लेते हैं, 340 भी लेते हैं। अगर मैं इसे 340 लेता हूं तो ये दूरी मेरे पास आएगी लगभग 17 मीटर। और अगर मैं इसे 320 लूंगा तो 16.66, यानी कुछ इस तरह से अपने पास ये वैल्यू आती है। तो देखिएगा, मैं क्या जानता हूं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? तरंग जा रही है, तरंग आ रही है, यानी कि 2D। समय कितना लग रहा है? 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। और ध्वनि की चाल मैंने मान ली कि 340 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिएगा कितनी आ रही है वैल्यू मेरे पास? ये 2D इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास हो गई है 341/10, 0 से 0 कैंसिल। तो ये मेरे पास रह गया है 2D इज इक्वल टू 34, या यूँ कह सकता हूँ D इज इक्वल टू 17 मीटर। यानी कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो अपन यूँ कह सकते हैं, अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए
अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए, अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक पृष्ठ, श्रोता एवं परावर्तक पृष्ठ, अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक पृष्ठ के बीच न्यूनतम दूरी, के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ये दूरी ताप के अनुसार बदल सकती है। क्यों बदल सकती है? क्योंकि ताप के अनुसार ध्वनि की चाल में भी फर्क आ जाता है, इसलिए ताप के अनुसार ये बदल सकती है। जैसे 340 से हो सकता है 320 ली जाए इसे। अगर 320 लेंगे तो ये अपने पास वैल्यू अपना भी चेंज हो जाएगी, 32/2 16 मीटर के आसपास आएगी। यानी कि ये दूरी ताप के अनुसार बदल सकती है, लेकिन फिर भी अपन लगभग 17 मीटर इसे अपन लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है, अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक पृष्ठ के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। फिर इसमें कह सकता हूं 17 मीटर होनी चाहिए, जो कि यानी ये जो दूरी है जो कि ताप के साथ बदल जाएगी, जो कि ताप के साथ बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि ताप के साथ ध्वनि की चाल बदलती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि की चाल बदलती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि की चाल में क्या आता है? परिवर्तन आता है। फिर देखिएगा, अब मैंने क्या क्या पॉइंट बताए। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि है क्या कि जब अपन कोई ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि की जो पुनरावृत्ति है उसे ही अपन क्या कह रहे हैं? प्रतिध्वनि कह रहे हैं, इको साउंड कह रहे हैं। ध्वनि का प्रभाव कान पर 1/10 सेकंड तक रहता है और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। फिर मैंने कहा ये 17 मीटर की दूरी है, ताप के साथ बदल जाएगी, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि की चाल क्या होती है? बदलती है। प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए 2 शर्तें और जरूरी है। पहली शर्त कि जो परावर्तक पृष्ठ है उस परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा हो, दूसरा ध्वनि की आवृत्ति भी क्या हो? ज्यादा हो। यह भी एक इसकी शर्त है। तो देखो इस पॉइंट को भी अपन नोट कर लें कि प्रतिध्वनि के स्पष्ट सुनाई देने के लिए प्रतिध्वनि के स्पष्ट सुनाई देने के लिए 2 शर्तें और जरूरी हैं। नंबर फर्स्ट में क्या कह सकता हूं? परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक हो। सुनाई देने के लिए परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो, एवं एक तो पहली शर्त कि परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो? अधिक हो। दूसरा ध्वनि उच्च आवृत्ति की हो, एवं ध्वनि उच्च आवृत्ति की हो। ये लो, यहां अपन ने प्रतिध्वनि वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा कर लिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट ऐसे कैसे एक बार नोट कर दें। मैं एक बार इसे रिवाइज कर देता हूं कि प्रतिध्वनि या इको साउंड है क्या? ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। न्यूनतम दूरी कितनी है? 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक पृष्ठ के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, जो कि ताप के साथ बदल जाएगी, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि की चाल क्या है? बदलती है। प्रतिध्वनि के स्पष्ट सुनाई देने के लिए 2 पॉइंट हैं। नंबर फर्स्ट, परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो,
एवं ध्वनि कैसी हो, उच्च आवृत्ति को। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसमें पढ़ेंगे अनुरमण यानी कि रिवर्बिरेशन।